हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज लेक्चर नंबर 10 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टेरेस्ट्रियल बायोम्स। राइट, लास्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 9 में वी हैव discussed about the biogeochemical cycle which is also called nutrient cycle. Right, अब न्यूट्रिएंट साइकिल की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल। द फर्स्ट इज द गैसियस साइकिल जिसमें आपका एग्जांपल है कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। राइट, सेकेंड टाइप है सेडिमेंट्री साइकिल जिसमें एग्जांपल है फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल एंड कैल्शियम साइकिल। राइट, इसमें से हमने गैसियस साइकिल में एग्जांपल डिस्कस किया था कार्बन साइकिल का, और सेडिमेंट्री साइकिल्स में हमने डिस्कस किया था अबाउट फास्फोरस साइकिल। कार्बन साइकिल आपको सबको इंपॉर्टेंट याद रखना है, दो प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व है। पहला है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन विच इज नोन एज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फास्फोरस साइकिल में याद रखना है कैसे जो फास्फोरस है वो सी में आता है, फिर से सी से लैंड पर दैट इज टेरेस्ट्रियल एरियाज में जाता है वाया द सी बर्ड। राइट, जिसमें हमने गुआनो देखा था, गुआनो इज द रिच सोर्स ऑफ फास्फोरस। राइट, सो इतना सारा हमने डिस्कस किया था इन द लेक्चर नंबर 9। राइट, आज का जो लेक्चर है इसमें हम बायोम्स के बारे में पढ़ेंगे, बट बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द बायोम्स हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज। So what is ecosystem services? Healthy ecosystem are the base for a wide range of economic, environmental and aesthetic goods and services. Aesthetic is the beauty, study of beauty. Right, तो सभी को पता है हेल्दी इकोसिस्टम होगा तो हरियाली होगी। राइट, एक ब्यूटीफुल सा नेचर दिखाई देगा। The products of ecosystem processes are named as ecosystem services. So ecosystem process से जो product obtain होते हैं उस चीज को हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम सर्विसेज। एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स प्यूरिफाई एयर एंड वाटर। ये अच्छी बात है। राइट, प्योर एयर प्योर वाटर बहुत जरूरी है। राइट, मिटिगेट दैट इज मिनिमाइज ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, साइकिल न्यूट्रिएंट जनरेट फर्टाइल सॉइल। राइट, जो न्यूट्रिएंट है वो सर्कुलेट होते रहेगा, सो उससे क्या होगा, जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी जो है वो बरकरार रहेगी, मेंटेन रहेगी। प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटाट, मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, pollinate the crops or plants, provide storage site for carbon and also provide aesthetic, cultural and spiritual values. Right, so इतना सारा चीज जो है वो एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम करता है। प्रिसाइजली एक हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम इतने सारे काम करता है। तो वैल्यू ऑफ सच सर्विसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। राइट, ये जो भी काम या सर्विस जो इकोसिस्टम कर रहा है इसकी वैल्यू हम नहीं लगा सकते। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन इट। इट सीम्स reasonable to think that biodiversity should carry a hefty bulk price tag. Right, but यहाँ पर बताई गई है कि एक बहुत ही अच्छा या हायर प्राइस टैग जरूर इसको हम दे सकते हैं। दैट मीन्स जो ये काम कर रहा है, इतना डिफिकल्ट वैल्यूएबल काम इकोसिस्टम कर रहा है, उसको एक प्राइस टैग, प्रिसाइजली एक बल्कि प्राइस टैग जरूर दे सकते हैं, हेफ्टी प्राइस टैग, दैट इज मोटा या हाई बाई टैग। नेक्स्ट, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा एंड हिज कलीग्स। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा और उनके जो कुछ फ्रेंड्स थे हैव वेरी रिसेंटली ट्राइड टू पुट प्राइस टैग। इन्होंने कोशिश की कि क्यों ना इकोसिस्टम के जो काम है उनको वैल्यू दी जाए, उनको एक प्राइस टैग दी जाए। राइट, ऑन नेचर्स लाइफ सपोर्ट सर्विसेज। इकोसिस्टम जो सर्विस कर रहा है जिससे लाइफ जो है उसको सपोर्ट मिल रहा है, उसी वजह से लाइफ जो है वो आगे बढ़ रही है।
रिसर्चर्स कौन, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा एंड उनके कलीग्स have put an average price tag of $33 trillion. तो इकोसिस्टम सर्विस के लिए ओवरऑल जितनी भी सर्विस एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम कर रहा है उसको उन्होंने एक एवरेज प्राइस टैग दिया है, दैट इज $33 trillion a year on these fundamental ecosystem services which are largely taken for granted because they are free, right? अब इसको प्राइस टैग इसलिए दिया कि हमको इसकी वैल्यू पता चले, राइट? बिकॉज जनरली जो इकोसिस्टम की सर्विसेज है इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? इकोसिस्टम जो है वो हमसे कोई चार्ज नहीं लेता है, राइट? हमसे कोई वैल्यू नहीं लेता है, अमाउंट नहीं लेता है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जनरली हम क्या करते हैं कि इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, राइट? हम उसकी वैल्यू करना छोड़ देते हैं बिकॉज इट इज अवेलेबल फ्री। सो इस चीज को सिखाने के लिए यहाँ पर रिसर्चर्स ने क्या किया, उसको एक प्राइस टैग दिया। अब ये जो प्राइस टैग था $33 trillion, this is nearly twice the value of the global gross national product GNP which is $18 trillion. तो 18 ट्रिलियन का ऑलमोस्ट डबल है। 18 ट्रिलियन इज द ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वैल्यू एंड इससे डबल है द एवरेज प्राइस टैग ऑफ द फंडामेंटल इकोसिस्टम सर्विसेज, राइट? सो ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है दोनों, और साइंटिस्ट के नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जो भी है $33 ट्रिलियन उसमें से जो अमाउंट है या जो कॉस्ट है उसको डिवाइड किया हुआ है, राइट? सो वो डिवीजन यहाँ पर दिया हुआ है। आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज द सॉइल फॉर्मेशन अकाउंट्स फॉर अबाउट 50%। सो $33 ट्रिलियन में से जो 50% है उसका, दैट इज $16.5 ट्रिलियन, दैट इज ओनली फॉर सॉइल फॉर्मेशन, राइट? अ वेरी ह्यूज amount, or you can say a very huge percentage, is contributed towards the soil formation, and contribution of other services like recreation and nutrient cycling are less than 10% each. So इन्होंने values अभी आगे बढ़ाई, right? 50% जो है वो soil formation को दे दिया, right? Recreation and nutrient cycling it was less than 10% each. मतलब $33 ट्रिलियन में से less than 10% it was for recreation and less than 10% was for nutrient cycling. एक और चीज, the cost of climate regulation and habitat for wildlife are about 6% each. तो $33 ट्रिलियन का 6% जो है that was for climate regulation and 6% also for the habitat for wildlife, right? So इतना आप लोगों को याद रखना है स्टूडेंट्स। दिस was the ecosystem services। अब हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज द टेरेस्ट्रियल बायोम्स, उस पर आते हैं, राइट? अब इसको पढ़ने से पहले दो बेसिक टर्म्स है जो मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूं। फर्स्ट है एल्टीट्यूड। व्हाट इज एल्टीट्यूड? हाइट अबव द सी सरफेस ऑफ एनी प्लेस। हाइट अबव द सी सरफेस ऑफ एनी प्लेस। व्हाट इज लैटिट्यूड? The distance of any place from the equator. So altitude याद रखना है, it is the height above the sea surface, and latitude is the distance of any place from the equator, right? So यहाँ पर आपको ये दो basic terms जानना जरूरी है। Next आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। So on the basis of variation in mean temperature along the latitude, the main climatic regions are, right? जो main climatic regions होते हैं वो 4 टाइप के होंगे, right? And the 4 types are the tropical, the subtropical, the temperate and the Arctic and Antarctica, right? Tropical 0 degrees to 20 degrees latitude, subtropical 20 degrees to 40 degree latitude, temperate 40 degrees to 60 degree latitude, and Arctic and Antarctica 60 degrees to 80 degree latitude, right? तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें जो बीच में that is 0 degree which is showing the equator, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो आपको दिखाई देगा कि जो नॉर्थ है उस तरफ आपको आर्टिक जोन दिखाई देगा और साउथ की तरफ एंटार्क्टिका
जोन दिखाई देगा, राइट। इसके बाद इक्वेटर से आपको ट्रॉपिक जोन आएगा, सब ट्रॉपिक जोन आएगा, देन फॉलोड बाय टेम्परेट जोन, राइट। सो इस तरीके से टुवर्ड्स पोल दिख रहे हैं आपको, राइट। सो यहाँ पर आपको ये लैटिट्यूड दी हुई है, राइट, यहां से यहां तक, राइट, ये लैटिट्यूड दिया हुआ है। सबसे नजदीक इक्वेटर की कौन है? ट्रॉपिक जोन, राइट, उससे थोड़ा सा दूर सब ट्रॉपिक, और सबसे फारदेस्ट मोस्ट कौन सा है? आर्टिक इन द साउथ पोल, एंड एंटार्क्टिका इन द साउथ पोल, एंड नॉर्थ की तरफ आर्टिक, राइट। सो आगे बढ़ते हैं अब। टेरेस्ट्रियल बायोम्स, राइट। The temperature and light values are maximum at the equator, decreases gradually towards the pole, right। ये आपको पता है कि जो टेम्परेचर है एंड जो लाइट है, राइट, अब जाहिर सी बात है ज्यादा लाइट जहां पड़ेगी वहां पर टेम्परेचर विल बी द मैक्सिमम, राइट, एंड इट डिक्रीजेस ग्रेजुअली टुवर्ड्स द pole. Effect of altitude and latitude are almost same on temperature. The types of vegetation from sea level to measuring altitudes are similar to increasing latitude, that is distance from the equator, right। So दोनों का जो अभाव इफेक्ट है, it is almost same on the temperature, right। So अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। So अब हम बायोम पर आते हैं। व्हाट इज बायोम? द लार्ज इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोम, जहां पर जो फ्लोरा एंड फौना है इकोसिस्टम का वो सेम होगा, राइट। मैनी large aquatic and terrestrial ecosystems are called biomes. Many large aquatic and terrestrial ecosystems are called biomes. In each biome, climax community is uniform. इसको याद रखना है, हर एक बायोम की जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो होगी यूनिफॉर्म, एंड ईच बायोम इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स क्लाइमेक्स कम्युनिटी, राइट। सो क्लाइमेक्स कम्युनिटी में रहने वाले जो स्पीशीज हैं उनसे ही हम डिटरमाइन या आइडेंटिफाई करते हैं एक बायोम को। जैसे ग्रासलैंड बायोम है तो वहां पर जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो ग्रास है, तो उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं इट इज द ग्रासलैंड बायोम, राइट। Altitude and latitude determine the boundary of biome. So altitude और latitude क्या determine करते हैं? The boundary of biome. अभी ग्राफ को स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से आपको समझना है। ये ग्राफ में क्या दिया हुआ है, राइट। यहाँ पर टोटल आपको 6 बायोम दिखाई देंगे। डेजर्ट बायोम है, ग्रासलैंड बायोम है, देन टेम्परेट फॉरेस्ट बायोम है, राइट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम है, कोनिफरस फॉरेस्ट है, एंड ऑफ कोर्स आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, राइट। तो अब इस ग्राफ को देखना है। इसमें सबसे पहले तो देखो एक्स एंड वाई एक्सिस पे क्या दिया है, राइट। मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन इज नथिंग बट आइदर रेनफॉल और स्नोफॉल। एनुअल इज जो कि यहाँ पर क्या डिटरमाइन कर रहा है? ईयरली, राइट। इस तरफ भी आपको दिखाई देगा मीन एनुअल टेम्परेचर दिया हुआ है विच इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, राइट। तो अब मैं बात करूं डेजर्ट की, तो स्टूडेंट्स डेजर्ट का जो ग्राफ है उसमें आपको एक शेप दिखाई दे रहा है, दैट इज बीन शेप, इट इज काइंड ऑफ अ बीन शेप, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हो टेम्परेचर ज्यादा है, और जो रेनफॉल है स्टूडेंट्स वो क्या है? कम है, राइट। सो डेजर्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि रेनफॉल ज्यादा है, एंड ऑफ कोर्स दी रेनफॉल इज लेस, राइट। टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। अब आप आगे जाओगे तो आपको यहाँ पर ग्रासलैंड दिखेगा। ग्रासलैंड से पहले हम आर्टिक एंड अल्पाइन तुंद्रा के बारे में देखते हैं, राइट। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि टेम्परेचर जो है वो क्या है? कम है, और रेनफॉल भी कम है, बट एज कंपेयर टू डेजर्ट रेनफॉल क्या है? आर्टिक एंड अल्पाइन तुंद्रा में ज्यादा है, राइट। फिर थर्ड आपको दिखेगा ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड स्टूडेंट्स याद रखना है, ग्रासलैंड इज in between the desert and forest, temperate forest and desert के बीच में होता है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में याद रखना है कि डेजर्ट से ज्यादा रेनफॉल होगा और टेम्परेट फॉरेस्ट से कम। तो डायग्राम में आपको समझना है कि अगर ये यहाँ पर इस तरफ डेजर्ट दिया है, इस तरफ टेम्परेट फॉरेस्ट दिया है, तो बीच में फॉर श्योर क्या आएगा? ग्रासलैंड।
तो ग्रासलैंड में डेजर्ट से कम रेनफॉल, ज्यादा रेनफॉल, एंड ग्रासलैंड में टेम्परेट फॉरेस्ट से कम रेनफॉल, राइट। सो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है टेम्परेट फॉरेस्ट, राइट। यहां पर भी एक चीज आपको दिखाई देगी कि यहां पर भी रेनफॉल क्या है, ज्यादा है, नियर टू 200 to 250 सेंटीमीटर्स, राइट। उसके बाद आपको कोनिफरस फॉरेस्ट दिखाई देगा, ऐसे फॉरेस्ट जहां पर जो ट्रीज होंगे वो कौन से शेप के होंगे, कोन शेप, राइट। तो वहां पर भी आपको टेम्परेचर जो है वो नियर टू 10 to 12.5 डिग्री सेल्सियस का दिखाई देगा, राइट। एंड फाइनली द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आएगा, अब जहां पर सबसे ज्यादा रेनफॉल होगी, राइट। तो इसको याद रखना है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। ये डायग्राम स्टूडेंट्स आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है, मतलब कोई एक सेक्शन जो है आपको आइडेंटिफाई करने को आ सकता है, राइट। सो ये याद रखना है, दिस आर दी 6 बायोम, इसको आपको समझना है कि कहां पर ज्यादा बारिश है, कहां पर कम बारिश है, राइट। सो अब आगे बढ़ते हैं, अब टाइप्स ऑफ बायोम पर आते हैं। टोटल 9 टाइप के बायोम्स हैं। पहला बायोम है तुंद्रा बायोम, राइट। दिस रीजन लाइज अबव 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो किस तरफ है, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ है, राइट, 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और नॉर्थ ऑफ टिम्बर लाइन और ट्री लाइन इज नोन एज व्हाट, तुंद्रा। Timber line is what? Line beyond which trees are not found. इसका मतलब याद रखना है, टुंड्रा बायोम में you will not find any trees, right? In this region, soil is covered by snow and ice. Soil जो है वो किससे covered होता है, snow and ice से, जिसको हम क्या बोलेंगे, permafrost. Almost whole of the year, पूरे साल भर जो soil है is covered by snow and ice. At 3600 मीटर हाइट ऑफ हिमालयस कॉल्ड एल्पाइन तुंद्रा। तो एल्पाइन तुंद्रा हमने प्रीवियस स्लाइड में ग्राफ में देखा है, राइट। तो एल्पाइन तुंद्रा कहां होता है, इन दी हिमालयस, राइट। द एनुअल रेनफॉल इज लो एंड जनरली बिलो 25 सेंटीमीटर्स पर ईयर। दिस बायोम इज विदाउट ट्रीज, सो इट इज कॉल्ड ट्रीलेस बायोम। अभी जस्ट हमने इस पॉइंट में देखा है, टिम्बर लाइन इज व्हाट, लाइन बियॉन्ड विच ट्रीज आर नॉट फाउंड। सो ये जनरली कहां पर है, अभी टिम्बर लाइन में, राइट। सो इस वजह से यहाँ पर आपको ट्रीज नहीं दिखाई देगी, और इसलिए तुंद्रा को क्या कहा जाएगा, द ट्रीलेस बायोम। द ट्रीज एंड shrubs are absent in this biome, so it is also known as Arctic desert. It is the most delicate and fragile biome, right? So सबसे delicate and fragile biome है, right? And इसके एक और नाम है, trees and shrub के absent होने की वजह से इसको एक और नाम है Arctic desert, right? So आगे बढ़ते हैं। Vegetations, क्या क्या यहाँ पर वेजिटेशंस होंगे, लाइकेन्स, मॉसेस एंड ग्रास, राइट। सो वेजिटेशन एग्जांपल याद रखना है, लाइकेन्स, मॉसेस एंड ग्रास। उसके बाद यहाँ पर आपको ये रेनफॉल याद रखना है, राइट, और इनके अल्टरनेट नेम्स याद रखने हैं, दैट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। इस डायग्राम में आपको दिखेगा तुंद्रा बायोम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द नॉर्दर्न कॉनिफरस और नीडल लीफ फॉरेस्ट, सेकेंड टाइप का बायोम है ये। द नॉर्दर्न और टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज टाइगा और नॉर्थ वुड। इट इज सिचुएटेड इमीडिएटली साउथ ऑफ द तुंद्रा। ये किस तरफ है, तुंद्रा के साउथ में है। डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 1700 to 3000 मीटर एल्टीट्यूड इन द हिमालय। अगेन हिमालयस में आपको दिखाई देगा। एनुअल रेनफॉल इज 50 to 170 सेंटीमीटर्स पर ईयर। The average winter temperature is 6 degrees Celsius and 20 degree Celsius in summer. Winter में 6 डिग्री सेल्सियस एंड समर में 20 डिग्री सेल्सियस। The evergreen temperate forests are found in Himalayas. तो ये जनरली कहां पर मिलेगा आपको, इन दी हिमालयस। ये बायोम्स आपको कहां दिखाई देंगे, इन दी हिमालयस, राइट। वेजिटेशंस यहां पर क्या आएगा, पाइन्स, सिल्वरफिर, मैपली, हिमोलॉक, स्प्रूस, डियोडोर, साइप्रस, राइट। इसमें मैं कुछ आपको इमेजेस दिखाने वाला हूं। दिस इज हिमोलॉक एंड इस तरफ आपको दिखाई देगा स्प्रूस, राइट। सो ये दो
प्लांट्स हैं। एग्जाम्पल जनरली आपको याद रखने स्टूडेंट्स, वेजिटेशन कौन से और जो लोकेशन है वो कहाँ है, राइट, रेनफॉल कितनी होनी, यही सब आपको पूरा याद रखना है। थर्ड टाइप है द टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। द टेम्परेट deciduous forest. The deciduous forest lies in a temperate zone about 400 to 600 north latitude, right? जो हमने स्लाइड देखा था लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड वाला जो पिक्चर था स्लाइड में, उसको आपको याद रखना है, राइट। ये कहां पर है, टेम्परेट जोन में, इसीलिए इसको क्या नाम दिया है, द टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। एंड 1500 to 2400 मीटर एल्टीट्यूड सेंट्रल लोकेशन। एनुअल रेनफॉल कितना होगा इधर, इट इज अबाउट 100 to 250 सेंटीमीटर। वेजिटेशन क्या दिखाई देंगे, ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट विच इंक्लूड्स ओक, क्यूरकस, बिर्च, मैपली, राइट, हिकोरी बीच एक्सेट्रा, राइट, हिकोरी बीच। द ट्री shed their leaves in autumn and bear again in spring। तो ये थोड़ा एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है, यूनिक कैरेक्टर है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट को याद रखने के लिए कि ये बायोम के जो ट्रीज हैं they shed their leaves in autumn and bring again in spring or bear again in spring। Next is the tropical rainforest। The tropical rainforest biome lies on the equatorial region around the earth। वो कहां पर है, in the equatorial region। In India, tropical rainforest is found in eastern Himalayas and western Ghats। ये भी याद रखना है कि इंडिया में जो tropical rainforest है वो कहां आपको दिखाई देगा, in the east Himalaya and western Ghats। Tropical rainforests are present in Assam, in West Bengal, Kerala, Andaman, right, in India। The main feature of this biome is the large amount of annual rainfall which is more than at least 200 to 450 centimeters per year, right। हमने उस ग्राफ में देखा था कि सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ है, ट्रॉपिक में, राइट। सो यहाँ पर याद रखना है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ही सबसे ज्यादा रेनफॉल है, राइट। कितना है, वैल्यू याद रखना है 200 to 450 सेंटीमीटर्स पर ईयर। अब यहाँ पर एक और चीज, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिचेस्ट इन फ्लोरा एंड फौना, द हाईएस्ट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड हियर। इसको भी याद रखना है कि सबसे ज्यादा स्पीशीज जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स के, ये कहाँ पाए जाएंगे, इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द टेम्परेचर इज हाई एंड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, क्लाइमेट इज वार्म एंड ह्यूमिड। सो टेम्परेचर जो है इट इज वेरी हाई, राइट, एंड इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। एंड क्लाइमेट की बात करें तो वार्म एंड ह्यूमिड। आगे बढ़ते हैं, वेजिटेशन क्या यहाँ पर, डिप्टेरोकार्पस एंड होपिया, ये क्या है, वेजिटेशन है। पैरासिटिक प्लांट्स भी पाए जाएंगे, विच आर दी पैरासिटिक प्लांट्स हियर, कैस्कटा, विस्कम, लोरेंथस, ओरोबेंची, रेफ्लिसिया, सीजा एंड सेंटालम, दैट इज चंदन, राइट। सो ये वेजिटेशंस है। In addition to these saprophytic plants, also found like monotropa, right? So ये example है hopia. This is what hopia, right? So इसको याद रखना है, tropical rainforest very important, vegetation याद रखना है, Dipterocarpus and hopia, right? Saprotrops में याद रखना है and parasitic भी याद रखना है। Next is tropical deciduous forest. It occurs widely in the northern and southern part of our country, right? India में ये कहाँ पर है, generally the northern and the southern part. In plain and low hill area, कहाँ है, in plain and low hill area. Annual rainfall कितनी है, 90 to 160 centimeters per year. Leaves of most of the trees fall before the summer. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के जो ट्रीज हैं उनके लीव्स जो हैं दे फॉल ऑफ बिफोर द समर। वेजिटेशन यहाँ पर क्या है, साल दैट इज शोरिया रोबस्टा, टीक दैट इज टिक्टोना ग्रैंडस, तेंदू, चिरंगू एंड खैर, राइट। थोड़े ऑड नेम्स हैं बट यू हैव टू रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स। वेजिटेशंस में ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का वेजिटेशन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो
नेम्स आर डिफिकल्ट बट यू हैव टू रिमेंबर दिस, राइट। इसको लिख कर प्रैक्टिस करो ताकि याद हो। नेक्स्ट है मेडिटेरियन श्रब फॉरेस्ट, राइट। वी आर डिस्कसिंग बायोम, ये सभी बायोम्स हैं, राइट। जो भी हेडिंग यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ऑल आर बायोम्स, ऑल्सो कॉल्ड chaparral biome, occurring along the Pacific coast of South America and south coast of Australia. Very important point, right? Chaparral biome, which occurs in the Pacific coast of South America and south coast of Australia. There is limited rain during the winter. Winter में जो rain है वो बहुत ही limited है, और बाकी को जो टाइम होता है उस टाइम पर रेनफॉल नहीं होती है. Remaining time it is dry. The drought resistant species of plants are found in this biome. तो जो भी आपको drought resistant species हैं plants के, वो कहां पर पाए जाएंगे? In the Mediterranean scrub forest, right? Vegetation क्या है यहाँ पर? Fire resistant evergreen plants, small trees and shrub like sage. तो इसको याद रखना. अगेन vegetation पर मैं ज्यादा stress दे रहा हूँ because important है, right? So Mediterranean scrub forest की खास बात क्या है? यहाँ पर जो plants हैं वो क्या है? ड्रॉट रेजिस्टेंट है, बिकॉज वहां का जो क्लाइमेट है, राइट, वहां का जो एनवायरमेंट है वो कुछ इसी तरीके का है कि बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में क्या होती है? रेनफॉल होती है, और बाकी वो भी रेनफॉल होती है इन दी विंटर, बाकी जो टाइम होता है इट इज जनरली ड्राई, राइट. सो ये एक खास फीचर है मेडिटेरियन स्क्रब फॉरेस्ट का, राइट. कुछ ना कुछ आपको खास हर एक चीज में, हर एक बायोम में दिखाई देगा. सो दिस इज द इमेज ऑफ मेडिटेरियन स्क्रब फॉरेस्ट. Next, the tropical savanna biome. The tropical savanna biome is located in South America and Australia. Right. So, इसका location क्या है? South America and Australia. Also called tropical grassland. इसको एक और नाम है tropical savanna biome, को एक और नाम है tropical grassland. Their rainfall is seasonal and very high. Right. Seasonal में rainfall होता है और बहुत ज़्यादा होता है. In this biome, grasses are found with very few scattered trees. राइट, बहुत ज्यादा घास होगा, ग्रास होगा, और बीच बीच में आपको एक आध जो है वो ट्रीज दिखाई दे जाएंगी, राइट. वेजिटेशन यहाँ पर क्या क्या है? कोर्स ग्रास में क्या आएगा? डाइचैंथियम, सीचियम एंड फ्रेगामाइटिस, सीचीमा. ओके. ट्रीज में अकेसिया, ज़िज़ाइपस, प्रोसोपिस. ओके. सो ये वेजिटेशन है कोर्स ग्रास एंड ट्रीज के एग्जांपल्स. अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रीज का आई गेस ये नाम आप इजीली याद रख सकते हो. अकेसिया, ज़िज़ाइपस आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, राइट. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. तो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड दिख रहा है आपको, पूरा ग्रास ही ग्रास है. एक आध जो है आपको बीच में क्या दिखाई देंगे? ट्रीज. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. द ग्रासलैंड बायोम. Annual rainfall is between 25 to 75 centimeter. Winter and summer have the longer duration and the maximum rainfall is in summer. Grassland biome में ये खास बात है कि जो rainfall है वो सबसे ज़्यादा कब होगा? In the summer season, right. So यहाँ पर name of grassland है और place का नाम दिया है, right. So ये आपको याद रखना है. Paradies North America, Pampas South America, Steppes यूरोप, एशिया एंड रशिया, टसॉक्स न्यूजीलैंड एंड वेल्स अफ्रीका, राइट. सो ये ग्रासलैंड्स के नाम है और ये उनके लोकेशंस हैं, राइट. नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? ग्रासलैंड बायोम. ग्रासलैंड मैंने बता दिया आप लोगों को कि ग्रासलैंड जो है वहां पर जनरली आपको क्या दिखाई देंगे? ग्रासेस, राइट. सो नेक्स्ट डेजर्ट बायोम. डेजर्ट बायोम क्या है देखते हैं. The desert biome stretches in the dry region of the world where there is very little rainfall. बहुत कम rainfall जहाँ होगी वहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा? Desert biome. The deserts are located around the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, between the latitude 15 degrees to 35 degree north as well as south. Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn आपने already ये lower classes में पढ़ा हुआ है, right? So desert biome is found in the dry region of the world where there is very little rainfall, and it is found at the latitudes 15 to 35 degrees north and the south. The annual rainfall is less than 25 centimeters. Flora and fauna are found very less, right. The main deserts are the Sahara desert. बहुत कम flora and fauna होगा, right, because rainfall नहीं है sufficient.
सूखा है, पूरा ड्राई कंडीशन है, तो प्लांट्स को वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम दिखाई देगी. So the main deserts are the Sahara Desert of North Africa, the Thar, Gobi and Tibet Desert of Asia. Important नाम है Sahara Desert, right? North Africa में है, the Thar, Gobi and Tibet Desert कहाँ है? In the Asia. Gobi Desert क्या होता है? It is cold and Sahara and Thar are hot. Gobi Desert is what? Cold. Sahara and Thar are hot desert. Next यहां पर आपको दिखाई देगा डेजर्ट बायोम्स. रीजंस बिहाइंड हाई डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स. सो हमने 9 बायोम्स के बारे में कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट हम देख रहे हैं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हाई डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स. ड्यू टू अनडिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट दे हैव लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम, कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट विद लेस सीजनल वेरिएशन. राइट. सो ट्रॉपिक्स का जो डाइवर्सिटी इतना ज्यादा क्यों है, उसका रीजन यहाँ पर बताया हुआ है कि स्टूडेंट्स प्रेडिक्टेबल एंड वेरी कांस्टेंट एनवायरनमेंट होता है, सीजन्स में ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता है और बहुत ही एक स्टेबिलिटी के साथ जो है इवोल्यूशनर होता है. मोर सोलर अवेलेबिलिटी एंड मोर रेनफॉल. राइट. सो सबसे ज्यादा जो लाइट है वो ट्रॉपिक्स में होती है और वहां पर हमने देखा कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रेनफॉल भी ज्यादा है, एज वेल एज जो लाइट है, रीचिंग लाइट है वो भी ज्यादा है. राइट. सो फीचर्स बहुत अच्छे हैं जिस वजह से वहां पर बहुत ज्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी. राइट. आगे बढ़ते हैं. इन टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट सॉइल द टॉप होरिजोन ऑफ सॉइल इज अ रिच मिक्सचर ऑफ ह्यूमस. तो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट का जो सॉइल होता है उसमें जो सबसे टॉप लेयर होती है, it is rich and has a mixture of humus and inorganic components, but top soil of tropical rainforest is nutriently poor and shallow due to heavy rainfall. Right. So tropical rainforest में आपको ये एक खराब फीचर दिखाई दे रहा है कि वहां पर जो टॉप लेयर है वहां पर जो न्यूट्रिएंट की क्वालिटी है वो क्या है? पुअर है, बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल. राइट. सो इसको याद रखना है कि टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में जो सॉइल है, जो सॉइल के अंदर ह्यूमस है, उसके साथ उसके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट है, बट आप ये चीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं देख पाओगे. राइट. सो ये इसको याद रखना है स्टूडेंट्स. ओके. सो ये पॉइंट्स याद रखते हैं, 4 पॉइंट्स. दिस इज द रीजन बिहाइंड हाई डाइवर्सिटी इन द ट्रॉपिक्स. दिस वाज फॉर द लेक्चर स्टूडेंट्स. और मैं बहुत जल्द वो जो ग्राफ है अपना इसमें हमने 6 बायोम के बारे में बताया हुआ है, उसको याद करने के लिए मैंने कुछ ट्रिक्स रेडी किए, वो बहुत जल्द मैं इसको लेकर एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ. राइट. इसके अलावा और कुछ है ट्रिक्स जिसको लेकर मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूँ. सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू वेरी मच.